गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 की बायोलॉजी क्लास यहाँ पर पढ़ाएंगे। इससे पहले आपने 2 चैप्टर्स के बाद 2 वीडियो का अध्ययन किया है। पहला चैप्टर आपका था कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, उसमें आपने कोशिका के बारे में पढ़ा। दूसरा चैप्टर हमारा था टिश्यू, ऊतक। ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी जानकारी को आपने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3। नाम है उनका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवों में विविधता। जीव एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, उनमें विविधता कैसे आई और किस तरीके से उनमें अलग अलग प्रकार का जीवन यापन या कह सकते हैं हम जीवों के रहने की व्यवस्था में क्या क्या फर्क है। तो आइए देखते हैं कि जीवों की शुरुआत, हर एक जीव की शुरुआत एक कोशिका से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोशिका के जीव कौन से होते हैं, फिर बहुकोशिका के जीव कौन होते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो सामान्य रूप से सबसे पहले RH व्हिटेकर, RH व्हिटेकर ने पूरे जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया। उसमें जो 5 ग्रुप उनके हैं, तो ये है पूरे एनिमल या कह सकते हैं जो पूरे जीवों पूरे एनिमल को उन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। तो व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें 5 भाग। तो पहले का नाम था मोनेरा, दूसरे का नाम था प्रोटिस्टा, तीसरे का नाम था फंजाई और चौथा प्लांटी और 5वां था एनिमेलिया। इस तरीके से RH व्हिटेकर ने पूरे जीवों की विविधता के आधार पर उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया। तो मोनेरा में केवल 8 जीव आते थे, जिनमें या तो एक कोशिका के होते थे या तो फिर आकोशिका होते थे। कोई कोशिका नहीं होती थी, किसी भी पदार्थ के वे बने होते थे, केवल उनमें DNA RNA होता था। इस तरीके से मोनेरा में जो जीव आते थे वो कैसे थे, आते। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में कुछ उससे विकसित जीव रखे गए, जैसे जिनमें कोशिका का पूर्ण विकास था। उसके बाद में आते हैं फंजाई। फंजाई को हम हिंदी में कवक कहते हैं, कवक या फफूंद। तो फफूंद जो होते हैं तो ये सफेद रंग के मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय। अभी तक क्या था, कोशिका एक थी, कोशिकाओं के समूह में बढ़ती हुई या इसमें भी एक कोशिका रही और इसमें क्या होगा कि कोशिकाओं का समूह बढ़ गया। तो ये कैसे होगा, बहुकोशिकीय हो। और बहुकोशिकीय जीव में तो फंजाई जो है बहुकोशिकीय पैरासाइट, परजीवी या मृतोपजीवी रूप में रहने वाले एक पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों या मृत पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अगला समूह आया हमारा प्लांटी। तो प्लांटी में बाकी सभी पौधे रखे हैं। व्हिटेकर ने फंजाई को प्लांटी के साथ में नहीं रखा। उन्होंने बताया कि ये प्लांटी फंजाई है, ये फफूंद है और ये जो है कोई पौधे नहीं। फिर क्या हुआ, तो प्लांटी में लेकर के एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तक के बड़े समूह के पौधों को प्लांटी वाले भाग में रखा। बाकी जितने भी जीव थे और जंतु सभी जंतुओं को किसमें रखा, एनिमेलिया में। चाहे वो एक कोश के जीव हो और चाहे वो बहुकोश के जीव हो। इस तरीके से RH व्हिटेकर ने
सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया उस क्लासिफिकेशन में उन्होंने पूरे पृथ्वी पर मिलने वाले टोटल जीवों को 5 भागों में डिवाइड किया। अब आइए देखते हैं कि इसमें कुछ और भिन्नताएं हुई और भिन्नताओं के हिसाब से फिर से क्लासिफिकेशन किया गया। तो जो आधुनिक क्लासिफिकेशन था तो उसमें क्या किया गया, प्लांट और एनिमल को पूरी तरीके से अलग अलग कर दिया गया। प्लांट अलग हो गए और एनिमल अलग हो गए। तो ये अंतर, ये विभाजन हुआ कैसे? तो इसमें क्या था कि सबसे पहले क्या देखा गया, सेल थी। तो जो प्लांट थे, तो प्लांट की सेल जो थी उसमें क्या थी, सेल वाल, उनकी सेल के ऊपर सेल वाल पाई जाती थी। और जो एनिमल थे तो एनिमल की सेल के ऊपर सेल वाल नहीं होती। तो इसमें सेल वाल क्या थी, यस थी, और इसमें सेल वाल नहीं थी। तो इसके आधार पर जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल के बारे में, फिर प्लांट के बारे में पूरी बातें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो जंतु थे उनमें क्या था कि उनकी कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति या सेल वाल नहीं पाई जाती जंतुओं में। और जंतु क्या थे, परपोषी, अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते थे। तो आइए देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन के आधार पर पूरे जीवों को दुनिया के बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्लासिफिकेशन किया। और वो क्लासिफिकेशन कैसा था कि उन्होंने पूरे एनिमल को संघों के रूप में डिवाइड किया, फाइलम बनाया। तो ये फाइलम जो थे, पहला फाइलम जो हमारा है, हम सामान्य पढ़ा रहे हैं जैसे कि आपके लेवल का हो, वैसे टोटल संघों की संख्या जो है तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामान्य रूप से हम आपको नॉर्मल संघ जो होते हैं उनके बारे में आपको आपकी क्लास के हिसाब से बता रहे हैं। तो पहला फाइलम हमारा था, उसका नाम रखा गया प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब प्राचीन, और जोआ मतलब उसमें रहने वाले जीव। प्रोटोजोआ एनिमल जो फाइलम था हमारा, इस फाइलम में वह जीव आए जिनमें क्या होती थी, केवल एक कोशिका होती थी। और कोशिका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की होती है। तो इसमें प्रोटोजोआ में कैसे जीव आए, एक कोश के जीव आए। जैसे इसमें एनिमल आए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, इस तरीके से दो एनिमल आपको बता दिए इसमें। तो अमीबा और पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत से ऐसे एनिमल थे, लेकिन आप बता रहे हैं। तो प्रोटोजोआ में ये सारे 3 एनिमल आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 एनिमल जो है इसमें आते हैं प्रोटोजोआ। अमीबा एक कोश की आद्य जीव है जिसकी कोशिका का आकार और निश्चित नहीं होता है। पैरामीशियम को हम चप्पल जंतु के नाम से जानते हैं। ये चप्पल के आकार का होता है और इसमें क्या होते हैं, बहुत से सीरियल लगे रहते हैं जो इनकी मूवमेंट को मेंटेन करते हैं। तो इसके बाद में आता है जुगरीना एनिमल और प्लांट के बीच की जो है संयोजी कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिंग लिंक। तो यूग्लिना जो है इसके पास स्ट्रोकोफोर पट्टियां होती हैं जिनकी सहायता से ये भोजन बनाया रहता है। और ये जंतुओं में भी आता है और पालतू में भी आता है। इनमें जो गमन है, लोकोमोशन है, वो किससे सहायता से होता है, फ्लैजिला की सहायता से। तो ये हमारे हो गए प्रोटोजोआ में आने वाले एनिमल। प्रोटोजोआ भी एक बहुत ही बड़ा संघ है। इसमें विभिन्न प्रकार के परजीवी प्रोटोजोआ भी आते हैं, जैसे लीशमैनिया डोनोवानी,
मलेरिया। तो मलेरिया भी क्या है, परजीवी प्रोटोजोआ है जो किसी दूसरे वाहक की सहायता से एक जीवों से दूसरे जीव में ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिट होने का मतलब है एक दूसरे जीव में जाना और जाकर के वहाँ पर उस जीव से भोजन प्राप्त करता है और उससे क्या करता है, रोग देता है। तो रोग देना मतलब ये कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक भी होते हैं। अब आइए एक पुस्तक से हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे संघ का नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा, पोर का मतलब छिद्र और फेरा का मतलब भ्रमण करने वाले। तो ऐसे जंतु जिनके शरीर में छेद ही छेद होते हैं, पोर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोरीफेरा कहते हैं। इन पोरीफेरा में जंतु आते हैं जैसे ल्यूकान, साइकान, ल्यूको, सोलेनिया, अदर स्पंज, यूप्लेप्टेरा, ऐसे कैसे नाम आते हैं। तो बुला के हम कह सकते हैं कि पोरीफेरा जंतु जो है हमारा फाइलम है, इस फाइलम में जितने भी हमारे स्पंज हैं, स्पंज मतलब गंदीदार जंतु, इनको हम दबा के छोड़ दें ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाए। तो ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय छिद्रयुक्त जंतु हैं। बहुकोशिकाएं जो होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो बॉडी ग्रेड है, बॉडी स्तर है इनमें, तो वो किस प्रकार का है, कोशिकीय स्तर का भी। क्योंकि जब कोशिकाएं मिलकर के ऊतक नहीं बनाती हैं तो जो शारीरिक संगठन होगा वो इसमें किस संघ में वो किस स्तर का होगा, कोशिकीय स्तर का। तो सारे स्पंज इसी में आते हैं। स्पंजों में क्या होता है, ये जो है इनकी जो लोकेशन है वो क्या होता है कि अधिकतर समुद्र के किनारे मिलते हैं और किसी भी सबस्ट्रेटम आधार से चिपके रहते हैं। समुद्र का पानी इनका आकार कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का यहाँ पर छेद होता है और इस तरीके के छोटे आष्टीय छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, आष्टीय कहते हैं और इसको कहते हैं हम आस्कुलम। तो इन छिद्रों से पानी आता है और कोशिकाएं जब होती हैं कोशिकाओं के बहुत से प्रकार होते हैं, कोइनोसाइट, पेनेकोसाइट, और ये सेल्स जो होती हैं भोजन का उपचार कर लेती हैं और पानी आस्कुलम के माध्यम से फिर से बाहर निकल जाता है। तो ये भोजन को छान करके जो है पानी छानते हैं और भोजन को प्राप्त करते हैं। तो पोरीफेरा संघ में ऐसे जीव आते हैं जैसे स्पंज, बहुत से नाम दिए हमने, ल्यूकान, साइकान, ल्यूकोसोलेनिया और यूप्लेप्टेरा। यूप्लेप्टेरा को वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है। तीसरा संघ हमारा है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा संघ को हम निवेरिया के नाम से भी जानते हैं। डेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो सीलेंट्रेटा का मतलब है सीलोम, देह गुहा वाले जंतु, ऐसे जंतु जिनमें देह गुहा पाई जाती है। तो ऐसे जंतु क्या है, लगभग खोखले मेरुदंड की तरह होते हैं जिनमें क्या होती है, सीलोम होती है। तो सीलेंट्रेटा जो जंतु हैं ये क्या है, जैसे हाइड्रा। तो इनमें जो है तो रीजनरेशन पावर बहुत अधिक है इस संघ के जंतुओं में। तो हाइड्रा इसमें एक बहुत ही विशेष जंतु है और वे ऐसा नाम है सी अर्चिन, सी एनिमोना। तो हाइड्रा को हम पढ़ते हैं, हाइड्रा एक विशेष जंतु है इस संघ का जो
इनकी भांति पूरी तरह के भाग समुद्र के किनारे आसपास में रहते हैं और इनमें जो है दंश कोशिकाएं होती हैं जो इनको नष्ट करने वाले जीवों को मारने का काम करती हैं और इनमें पूर्ण की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। अगर हम इन्हें तोड़ करके पीट करके पेस्ट बना दें तब भी उस छोटे से कण से एक नए हाइड्रा का निर्माण हो जाएगा। इस संघ में जो हाइड्रा है इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। आते हैं अगले संघ के बारे में। चौथे संघ का नाम है प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस अब देखिए इसमें क्या था, ये जंतु गोल थे और इनमें बीच में गुफा बनती थी। इसमें क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस जो जंतु हैं ये कैसे हो गए, प्लेट कस्तरी की तरह चपटे जंतु हो गए। इनको हम चपटे क्रम के भी नाम से जानते हैं। ये चपटे जंतु हो गए। इनमें दोनों जो गुहाएं थी आपस में क्या हो खत्म हो गई और आपस में चिपट गए। तो जैसे इसमें एनिमल आपका प्लेनेरिया और प्लेनेरिया हो गया और फैसियोला हिपैटिका, इसे हम लीवर के रोग के नाम से जानते हैं। ये जो है लीवर में इन्फेक्शन करने वाला एनिमल है। और फीताकर्म या टीनिया सोडियम को हम टेप वर्म या फीताकर्म भी कहते हैं। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्लेनेरिया, फैसियोला हिपैटिका और टीनिया सोडियम जैसे जंतु आते हैं। ये सब कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं और अधिकतर कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। ये दूसरे जीवों के साथ में रहते हैं और उनमें विकर या रोग उत्पन्न करते हैं, विकार करते हैं उनमें और उनसे भोजन लेते हैं। फैसियोला हिपैटिका लीवर में इन्फेक्शन करता है और टीनिया सोडियम बढ़िया हमारी जो होती है उसका क्या है, परजीवी। अगला संघ हमारा है थोड़ा सा समझ इसमें कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में जो बॉडी ग्रेड है वो हो जाता है जो है आर्गन सिस्टम ग्रेड का। इसमें टिश्यू बनाए थे और टिश्यू से इसमें आर्गन बनने शुरू हो गए। अब आइए देखते हैं पांचवा संघ जो हमारा है इसका नाम है एस्केहेल्मिन्थेस। एस्केहेल्मिन्थेस में जो जंतु हैं उन्हें हम कहते हैं राउंड वर्म, मतलब गोल खंड। चपटे से क्या हो गए, जो प्लेटिहेल्मिन्थेस में जैसे चपटे और एस्केहेल्मिन्थेस में आते हैं जंतु कैसे हो गए, इस तरीके से गोल हो। और गोल होने के बाद में आप देखेंगे वो जंतु आते हैं। तो एस्केहेल्मिन्थेस में पहला जंतु हमारा है एस्कैरिस। कई सारी जातियां होती हैं, इसका बड़ा नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। इसको हम मनुष्यों का केंचुआ भी कहते हैं। ये भी क्या है, परजीवी है और ये मनुष्यों की आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी ग्रेड था वो हो जाएगा आर्गन सिस्टम ग्रेड का। और इसमें जो है तो लेकिन जो सिस्टम होंगे उनमें जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरीके से सिस्टमों का विकास नहीं होगा और ये डाइजेस्टिव फूड को अपने आप को लेंगे और उससे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे।
स्कैरिस नुम्ब्रिक्वाइडस बहुत ही खतरनाक परजीवी है। इसके इन्फेक्शन से आंत जो होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है और जिस भी पोषक या होस्ट के साथ में जुड़ा रहता है उसको काफ़ी अधिक दर्द देता है। इसकी मादाएं एक बार में 2 लाख तक अंडे देती है और उन अंडों से शिष्ट बनती है और शिष्ट के माध्यम से भी अगले स्कैरिस का निर्माण होता है। तो छठा संघ हमारा है इसके बाद में आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, पोडा का मतलब होता है पैर, पोडा का मतलब होता है पैर। आर्थ्रो माने थोरक्स भाग में पैरों को धारण करने वाले जंतु। ऐसे जंतु थोरक्स मतलब ये हिस्सा ऊपर हमारे हिस्से में 2 भाग हैं, यहाँ से लेकर के तो ये इतना ऊपर हिस्सा क्या कहलाता है? थोरक्स या वक्षभाग। नीचे हिस्से को हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन या उदर भाग। तो ऊपर वाले हिस्से में जो है पैरों का पाया जाना, लेग का पाया जाना, इस संघ की विशेषता होती है। और इस संघ के जंतुओं में 3 जोड़ी संयुक्त उपांग, 3 पेयर जॉइंट अपेंडेजेस फाउंड इन थोरैक्स एरियाज। इसकी क्या है ये प्रॉपर्टी है इसकी आर्थ्रोपोडा फाइलम। इसमें जितने भी जंतु आएंगे उन सभी में पैर जो होंगे वो कैसे होंगे? जुड़े हुए ऐसे इस तरीके से। ऐसे जुड़े आपने देखा होगा मकड़ी, मच्छर, काकरोच या तिलचट्टा, बिच्छू, पाइलिमॉन, इन सभी में इस तरीके से जॉइंट अपेंडेज होंगे। पैर जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा और कम से कम 3 जोड़ी जुड़े हुए उपांग इस संघ के जंतुओं की विशेषता है। तो इसमें बहुत से जंतु आते हैं जैसे मॉस्किटो मतलब मच्छर, स्कॉर्पियन बिच्छू, बी मक्खी और पैलिमॉन। पैलिमॉन को हम सामान्य रूप से झींगा मछली के रूप में जानते हैं, लेकिन आपने अभी नहीं पढ़ा है, इसी में आगे आपको बताया जाएगा कि पहले मतलब जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो केवल संघ कार्डेटा में आती हैं और कोई भी मछली जिसके नाम में मछली लगा हो वो संघ कार्डेटा में अगर नहीं है तो वो किसी भी हालत में मछली नहीं है। ये बात आपको परफेक्ट ध्यान रखनी है। तो जैसे इसको हम कहते हैं झींगा मछली, लेकिन ये मछली नहीं है, ये क्या है? कीट पतंगों की भांति जल में अनुकूलन रोबोटिक एडाप्टेशन के हिसाब से एक कीट है जिसमें 19 जोड़ी जॉइंट अपेंडेजेस पाया जाता है। पूरे संघ में सबसे ज्यादा उपांग मिलते हैं जिसमें पैलिमॉन। पैलिमॉन का पूरा नाम है पैलिमॉन मलकोसोनाई। तो मॉस्किटो मच्छर, स्कॉर्पियन बिच्छू, बी घरेलू मुखी या इसको हम हाउस भी कह सकते हैं, और पैलिमॉन, ये सारे एनिमल किसमें आ रहे हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में सारे एनिमल जो होंगे इनमें इस तरह की विशेषताएं होंगी और इनमें क्या होंगे? विशेष प्रकार के तंत्रों का निर्माण हो जाएगा, मतलब ब्लड भी बनेगा। जैसे पैलिमॉन जो है इनमें क्या होगा? ब्लड का निर्माण हो चुका होगा, लेकिन उन्हें का जो रंग होगा वो कैसा होगा? लाल नहीं होगा, कैसा होगा? नीला, क्योंकि इनमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की जगह पे क्या होगा? हीमोसाइनिन। कुछ जंतुओं में हीमो एरिथ्रिन भी पाया जाता है, तो इनमें ब्लड का जो कलर होगा वो ब्लू या व्हाइट हो सकता है।
मच्छर भी क्या है, हमारे लिए हानिकारक एक कीट पतंगा है। इसमें भी जो भी आती है, तितली हैं, सारे इसमें आते हैं, रेशम कीट है, सब इसी संग में आएंगे अर्थोपड़ा। तो मॉस्किटो एक प्रकार का वेक्टर है, वेक्टर मतलब वाहक, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसमिट करने का काम करता है। जैसे भी आपने पहले प्रोटोजोआ में पढ़ा था कि ये जंतु होते हैं, इसके अलावा कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। जैसे मलेरिया का परजीवी जो है वो भी इसी संघ में आता है। नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 6 से 7 जातियां होती हैं जो विभिन्न प्रकार के वेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जीवों में अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट होती हैं और उनमें रोग करती हैं। तो मॉस्किटो जो है ये मच्छर में एनाफेलिस, एंडीज मच्छर और क्यूलेक्स, 3-4 की जो वैरायटी हैं वो अलग अलग प्रकार के परजीवी को अपने साथ अडॉप्ट करते हैं और दूसरे एनिमल में इंजेक्ट करने का काम करते हैं। तो मॉस्किटो में जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, तो ये मॉस्किटो के साथ में रहेगा। जिस भी किसी को मलेरिया है उसका अगर मच्छर ने काटा और उसके ब्लड में क्या होगा, मलेरिया का परजीवी जो है प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की एलिमेंट्री कैनाल में ब्लड के माध्यम से इंजेक्ट कर जाएगा। अब क्या होगा, वही मच्छर जब किसी दूसरे हेल्थ पर्सन के साथ में जाएगा और उसे काटेगा, तो जैसे ही ब्लड सकिंग के माध्यम से जैसे ही ब्लड को चूसेगा और तुरंत ही क्या होगा, वो परजीवी जो होगा वो उसी एनिमल में इंजेक्ट कर देगा और ब्लड में इंजेक्शन करेगा और उसके माध्यम से उसको कौन सा रोग करेगा, मलेरिया। आइए अगला हम जो संघ है इसको पढ़ते हैं, सब 7 नंबर। इस संघ का नाम है एनेलिडा। एनेलिडा जो हमारा फाइलम है, इस फाइलम में वह एनिमल आते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनमें एनेलिडा में कई एनिमल आते हैं हमारे। पहला हमारा जो है अर्थ माने पृथ्वी या भूमि, अवार माने कीड़ा या कीट। तो अर्थ मतलब केचुआ मतलब हेलेटिमा पोस्टमा, जूलॉजिकल नेम है इसका। तो अर्थवाद नेरीज, इस तरीके से पृथ्वी होगा आपसे। और आपका जोंक बीज, ये हो गया। तो नेरीज, अर्थवाद और बीज, जोंक, ये सारे जो एनिमल हैं किसमें आएंगे, एनेलिडा में। ये भी जंतु जो होंगे ये कैसे होते हैं, अधिकतर दूसरे जीवों के साथ में रह करके अपना भोजन जो है वो ग्रहण करते हैं। इसमें से केचुआ जो है ये भूमि का परजीवी, भूमि को, मिट्टी को खाता है और उसको उपजाऊ बनाता है और भूमि में पोर्क बनाने का काम करता है, जिससे क्या होगा कि पौधों की जड़ों को एयर भी आसानी से प्राप्त होती है। इसलिए केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुए में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, क्लोज टाइप का, बंद प्रकार का होगा। बाकी अभी तक आपने पढ़ा था पूरे संघों में, यहाँ तक कि पहले तो था ही नहीं ब्लड, लेकिन अगर हम पढ़ लें कि आर्थ्रोपोडा
जो है तो गैस और आवश्यक पदार्थ को लेने में सहायता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें आ गया क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, बंद प्रकार का सिस्टम आ गया इसमें केचुए में। और केचुए में जो ब्लड है वो कैसा हो गया, लाल रंग का भी हो गया, क्योंकि ब्लड में क्या आ गया, हीमोग्लोबिन। बाकी के जंतुओं में भी ऐसा होता है, जो भी क्या है परजीवी है, नेरीज भी क्या है परजीवी जंतु। और वो बताते हैं आपको आर्थ्रोपोडा में क्या होता है कि इन जंतुओं में एक के बाद में लार्वा का निर्माण होता है और लार्वा से क्या होता है, एडल्ट बनता है। जैसे आपने पढ़ा है कि मक्खी के लार्वे को हम मैगट कहते हैं, रेशम कीट के लार्वे को हम कैटरपिलर कहते हैं। इस तरीके से अर्थवर्म और नेरीज और जो इन सभी में लार्वा अवस्था पहले पाई जाती है, उसके बाद में एडल्ट का निर्माण होता है। तो जैसे नेरीज का लार्वा को कहते हैं ट्रोकोपोर। तो अब कुछ विशेष संख्यों में लार्वे के अलग अलग नाम भी होते हैं। तो एनिलिडा में ट्रोकोपोर लार्वा पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 8वें संघ का नाम है हमारे मोलस्का। मोलस्का संघ में वह जीव आएंगे जिनमें म्यूकस का सिक्रेशन होता है, मतलब ये जहां पर भी चलते हैं या इनमें म्यूकस निकलता रहता है, तो ऐसे इसमें आते हैं मोलस्का। और अधिकतर इन जंतुओं के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच भी होता है। जैसे आपने सीपिया, यूनियो और पायला का नाम सुना होगा। सीपिया, पायला और यूनियो, तो इन जंतुओं में जो है तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच होता है, जो इनके शरीर को अच्छा भी करता है। और देखिए यहाँ पर क्या था, परजीवी थे, यहाँ पर भी परजीवी है, लेकिन पायला में क्या होता है कि धीरे धीरे भोजन को डाइजेस्ट कराने की क्षमता बढ़ जाती है। पायला में एक आर्गन होता है, इसका नाम होता है रेडुला। रेडुला कुछ इस प्रकार से होता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल से ऐसे लगा हुआ, और जब भी भोजन गुजरता है तो मालूम इस तरीके से नीचे का तल है और ये ऊपर रेडुला, अब ये एलिमेंट्री कैनाल, जैसे भोजन अंदर आया और वो इस तरीके से घिसता है, तो घिसने के बाद में क्या होगा, वो भोजन को काटने लगा। यहाँ पे दांत तो है नहीं, तो रेडुला जब होगा तो उसमें क्या होंगे, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो भोजन को पीसने या रगड़ने का काम करेंगे। तो उससे भोजन क्या होगा, कट पिट जाएगा और उसको आसानी से ये डाइजेस्ट करें। तो मोलस्का में इस तरीके से जीव आते हैं। सामान्य से आपको बता दे रहे हैं, 9 नंबर हमारा जो है पहला वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ का निर्माण किससे हुआ है, इकाइनस। इकाइनस का मतलब है कंटिकाएं। इस संघ में जो भी जंतु आएंगे उनके बॉडी पर क्या होंगी, छोटी छोटी कंटिकाएं पाई जाएंगी। जैसे आपने नाम सुना होगा इसका, स्टारफिश। स्टार मतलब इसमें 5 भुजाएं होती हैं। 5 भुजाओं में क्या होगा, प्रत्येक भुजा में छोटी छोटी कंटिकाएं रहेंगी और इनमें फिल्टर फीडिंग प्रोसेस होती है। आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से कुछ जंतु है, 1 2 3 4 5 भुजाएं इसमें होती हैं। और नीचे की तरफ ओरल सर्कल होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और उसमें एक मैट्रिक कॉइल लगा होता है।
नाइट्रिक क्लोराइड वाटर को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद में इन्हीं कैनाल में क्या होता है, यहाँ पर पोर होते हैं और उन्हीं पोर के माध्यम से वाटर को निकालता जाता है। तो अब क्या होगा, इनमें फिल्टर फिटिंग होती है, तो ये सारे एनिमल में होंगे। तो इनमें यहाँ तक इनको हम समान रूप से नॉन कार्डेटा के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि इन जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो नॉन कार्डेटा समूह में और देखें तो जीव प्रकार के 9 संघ आते हैं, प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमिथीज, एस्केलमिथीज, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा, मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा। यहाँ तक क्या होगा, इकाइनोडर्मेटा जंतु के समूह में जितने भी जीव आएंगे उनमें सभी के ऊपर क्या होगा, कंटिकाएं पाई जाएंगी और कंटिकाएं कैल्शियम युक्त होंगी, जो क्या क्या होंगी, काफी कठोर होंगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी का निर्माण नहीं होता है। अगला संघ हमारा है 10 नंबर, इसका नाम है कार्डेटा। कार्डेटा में वह जंतु आएंगे जिनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। अभी तक जितने भी इसमें इसे नाम था क्या, स्टारफिश, लेकिन ये मछली नहीं है। वास्तविक मछलियां किसमें आती हैं, संघ कार्डेटा। इन सब के लिए आपको अगले वीडियो में फाइलम कार्डेटा के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो काफी बड़ा संघ है। इसका पूरा क्लासिफिकेशन होगा और उसमें कौन कौन से सुपर क्लास आते हैं, क्या आता है, सारी चीजें